210 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों आपको 2 अंकी वाले महापुरुष कवर करा दी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देख लेते हैं, पार्ट 1 है। ओके, तो क्रम से हम इंपॉर्टेंट कवर करते जा रहे हैं। वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि NH3 तरह H2O अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, समझाइए। देखिए, दोनों की जो है NH3 है चाहे H2O, जो ज्यामिति है विकृत चतुष्फलकीय है, लेकिन जल में आबंध कोण क्या होता है? जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा अधिक कम होता है, तो इसको आपको तो समझाना है। देखिए, NH3 में ये मेन होता है किसके कारण? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। NH3 में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म रहता है, जबकि आपके जो जल होता है H2O, इसमें केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म होते हैं। क्या समझ आता है? NH3 में नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि आपके जल के पास H2O के पास ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म है। तो जल में ऑक्सीजन पर 2 एकांकी युग्म उपस्थित होने के कारण आबंधन युग्मों पर अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। जब दो एकांकी युग्म होंगे तो अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा है, जिससे जो कारण बंध कोण का अधिक संकुचित हो जाता है। भाई 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो अत्यधिक क्या है? तो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए अत्यधिक प्रतिकर्षण हो जाएगा तो इसका जो आबंधन कोण हो गया क्या? संकुचित हो जाता है, और इस कारण जल में आबंधन कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। तो माइंड में क्या रखना है? जल के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए अधिक प्रतिकर्षित होता है, और अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण ये संकुचित हो जाता है, तो आबंधन कोण छोटा होता है। जबकि अमोनिया में क्या होता है? एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो प्रतिकर्षण कम होता है। इसलिए आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोडियम को एक प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व क्यों माना जाता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1 होगा। ओके, तो एक ही आधार पर यह सरलता से आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एस्टस है। ओके, ये पहली वाली कक्षा पूर्ण है, दूसरी वाली कम से 2 8 18 32 के अनुसार बढ़ सकते हैं। 2 है, 8 है, फिर 1 है, एक इसके पास मान लीजिए एस्टस है। ओके, तो यह सरलता से एक इलेक्ट्रॉन क्या त्याग कर Na पॉजिटिव आयन बनाता है। सोडियम Na पॉजिटिव आयन में नाभिकीय आवेश अधिक होता है, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है नाभिकीय आवेश अधिक होता है। तो सोडियम के विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होने के कारण सोडियम को प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व माना गया है। अब प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, विद्युत ऋणात्मकता का मान जिसमें क्या कम हो। ओके, तो जब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो बैठा ही है कि मुझे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन भगाना है, इसलिए क्या है? एक ये आसानी से त्याग सकता है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है। लिखने का तरीका ये आपका होना चाहिए जो दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एरोमेटिकता को रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है। एरोमेटिकता का रासायनिक समीकरण सहित आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ कार्बनिक पदार्थ और इसके व्युत्पन्न के समान रासायनिक गुणधर्म वाले इन यौगिकों को एक विशेष क्रियाएं एरोमेटिकता कहलाती हैं। पहले एरोमेटिकता की आपको तैयार करके 2 नंबर इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसे समीकरण साथ आपको समझाना तो ये आपका दिया है, एक बार अच्छे से पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बहुलीकरण से क्या समझते हैं? वो उदाहरण दीजिए। तो बहुलीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में संयुक्त होकर उच्च अणुभार वाला बृहद अणु बनाता है, बहुलीकरण कहलाता है। सिंपल है, वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में जुड़ते हैं, छोटे छोटे अणु सरल अणु आपस में संयुक्त होकर एक बड़ा उच्च अणुभार वाला बृहद अणु बनाते हैं, वो आपका बहुलीकरण कहलाता है। सरल अणुओं का एक अलग और नए बने उच्च अणुभार वाले बने पदार्थ का बहुलक कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, एथिलीन से क्या बनता है? पॉली एथिलीन बनता है। विनाइलर क्लोराइड से पॉली विनाइलर क्लोराइड का निर्माण होता है, और रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर किसी न किसी सेट में जरूर आपको देखने को मिलेगा, तैयार करके रखना है। तो किसी अणु आयन में उपस्थित परमाणु पर आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, और संयोजकता क्या है? यह इलेक्ट्रॉन की वह संख्या है जिसे कोई परमाणु दे सकता है अथवा ग्रहण कर सकता है या साझा कर सकता है। और ऑक्सीकरण में यह परिवर्तनशील है, जबकि संयोजकता यह इसका मान का एकदम निश्चित होता है। ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील रहती है, हाँ, और इसका मान ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है ऑक्सीकरण संख्या का मान, जबकि संयोजकता का मान इसका मान सदैव पूर्णांक में धन या ऋण आवेश से रहित होता है। नेक्स्ट हमारा, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक कल में क्या अंतर है? तो विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर आपका दिया हुआ है कि विद्युत अपघटनी सेल इसमें क्या एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव और कैथोड धन ध्रुव होता है।
बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। विद्युत अपवर्तनीय सेल में एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव, जबकि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋण ध्रुव और कैथोड धन ध्रुव होता है। और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही विलयन में रखे जाते हैं, मतलब विद्युत अपवर्तनीय सेल में ये पूरा आपका क्या होगा, बीकर होगा, इसमें ही दो ही आपके रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न विलयन में भिन्न भिन्न पन्ने में रखी जाती है, दो अलग अलग बीकर होंगे और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं। जबकि इसमें देखें तो एक ही आपका होगा, आपका विद्युत अपवर्तनीय सेल में देखें बीकर होता है और दोनों एक ही साथ का इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। आयनन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर विसर्जित होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या है, आयनन केवल कैथोड पर विसर्जित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही को उदाहरण सहित आपको क्या है लिखना है, नाभिक स्नेही को उदाहरण से लिखना है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही और आपका नाभिक स्नेही तैयार करके रखिएगा, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण तो तैयार कर लेना है। तो वे अभिकर्मक जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नाम ही है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम हो, इलेक्ट्रॉन से जिन्हें ज्यादा प्रेम होता है, जिनका ज्यादा बंधुत्व होता है, जिनकी ज्यादा मित्रता होती है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। तो बे अभिकर्मक जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, उनसे मित्रता अधिक होती है, क्योंकि बंधुता यानी मित्रता इससे ज्यादा बहुत ज्यादा है। अब मित्रता कब होगी, जब उससे प्रेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। बे अभिकर्मक धनायन या उदासीन अणु हो सकते हैं। मेन आपको मेहनत करनी, परिभाषा में ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, मेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसका उदाहरण तैयार करने में। तो उदाहरण आपको देख लेना है और याद कर लेना है। नाभिक स्नेही को उदाहरण सहित बताइए। तो नाभिक स्नेही, अब इससे नाभिक से प्रेम रहेगा, ओके, नाभिक से बंधुत्व बनाता है। तो बे अभिकर्मक जिनकी बंधुता धनावेश नाभिक के प्रति होती है उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक ऋणावेशित या उदासीन अणु हो सकते हैं। और इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही की परिभाषा बिल्कुल ही सिंपल है। बे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुत्व रखे इलेक्ट्रॉन स्नेही, बे अभिकर्मक जो नाभिक के प्रति आपके स्नेही रखे, नाभिक के प्रति बंधुत्व रखे, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण मेहनत करनी, तो दो तीन पॉइंट में आपको, मतलब दो तीन आपको उदाहरण माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वान हेवर चक्र के उपयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना करने में, क्रिस्टल जालक की जालकता ऊर्जा गणना करने में और क्रिस्टल जालक की संरचना के अध्ययन में, यह है वान हेवर के उपयोग। नेक्स्ट है NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। तो NH3 और NF3 में द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिक है। तो NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है आपका 1.46 है, जबकि NF3 का आघूर्ण क्या है 0.24 है, इससे बहुत अधिक है। तो हम देख सकते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा है, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कम से कम 1.46 है, जहाँ जबकि यहाँ केवल 0.24 है। तो N और F परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता का अंतर आपका ये दिया हुआ है। N और H परमाणु के अंतर के बराबर होता है। मैंने यहाँ आपको थोड़ा समझाया, आप कम भी सकते हैं, लेकिन डायग्राम आपको जरूर यहाँ बनाकर बनाइएगा। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये कि दोस्तों किसी न किसी सेट में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्रियात्मक समूह संयोजकता को उदाहरण से समझाइए और स्थिति संयोजकता को उदाहरण से समझाइए। 100% ये दो क्वेश्चन का आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। संयोजकता से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो 3-4 प्रकार की आपकी संभावना है जिनकी आपको परिभाषा उदाहरण अच्छे से तैयार करके रखना है। क्रियात्मक समूह संयोजकता क्या है कि जब समान अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो वह आपका क्रियात्मक समूह संयोजकता कहलाती है। जैसे आपका यहाँ C3H6O के आपके 3 क्रियात्मक समूह इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो परिभाषा क्या है, जब समान अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो क्रियात्मक समूह संयोजकता कहलाती है। इसी समयोजकता में देखें तो जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला एक जैसी हो परंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, ऐसी समयोजकता को स्थिति समयोजकता कहलाती है। तो परमाणु की श्रृंखला एक जैसी होनी चाहिए, क्रियात्मक समूह का अलग अलग होनी चाहिए, तो स्थिति समयोजकता रहती है। उदाहरण हमारा C3H7Cl में 2 समयावी हैं, ये समयावी दिए हुए, तो तैयार से आप कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हमें क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या भी सिंपल आपका रहने वाला है। जैसे हमें सबकी इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, सल्फर की निकालनी है। इन सब में हमें क्या है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी। जैसे हमारा है H2SO4 है, S की हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो सिंपल देखिए, 2 हाइड्रोजन है हमारे, सल्फर यहाँ भी एक ही है और 4 हमारे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जिसकी निकालना है उससे तो छोड़कर बाकी सबकी आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की आपकी क्या है -2 हो जाती है। तो सॉल्व कर देंगे तो हमारा तो x बराबर +6 आ रहा है, यानी जो हमारा सल्फर की यहाँ प्लस से निकल के आ रही, सेम इसी पार से यहाँ होने वाला है। तो आपको करना है चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्यूशन तो आप सब बन जाएगा। मैंने आपको जैसे हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की आपकी -2 होती है, ये आपको तैयार करके ऑक्सीजन संख्या ओके जो आपको निकालनी है, उसको अलावा जो आपके दिए हुए हैं उनके माध्यम से हम निकालेंगे, तो उनकी आपको ऑक्सीजन संख्या पता होनी चाहिए। और बाकी यहाँ तो देखिए सबका
HSO ही है सब जगह, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ही दिया हुआ, तो वैसे वो रख के निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। समझौता से आप क्या समझते हो, इसके प्रकार बताइए, प्रकाशी समझौता को समझाइए। अभी देखिए हम देख कर आ चुके हैं कि स्थिति समझौता, क्रियात्मक समझौता, 100% उसमें किसी न किसी सेट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। रट के रख लीजिएगा, रट लीजिएगा स्थिति समझौता और क्रियात्मक समझौता जो बता चुका हूँ। आगे नेक्स्ट आपको समझौता से क्या समझते हैं, 2 नंबर में केवल इतना ही पूछ लिया जाएगा कि समझौता किसे कहते हैं, समझौता किसे कहते हैं, 2 नंबर में इतना ही बस आ जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक अथवा रासायनिक या दोनों प्रकार के गुण भिन्न होते हैं, आपके क्या समयोगी कहलाते हैं। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समझौता कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक रचनात्मक समझौता और त्रिविमीय समझौता। ओके, तो ये हमने बता दी। बाकी हमसे यहाँ केवल पूछा जा रहा है प्रकाशी समझौता के बारे में, तो प्रकाशी समझौता आपको तैयार कर लेना है। ये प्रकाशी समझौता दिया हुआ है, देख लीजिए, ये प्रकाशी समझौता के बारे में दिया हुआ, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांस है, तो जितने ही बता रहा हूँ क्वेश्चन एकदम प्योर सिलेक्टेड बता रहा हूँ। ओके, 100% किसी सेट में देखने को मिलेगा। बायोलॉजी में देखें जितने क्वेश्चन बताएं लाइन से सब क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही पेपर लाइन से आ गए। किसी में आपका ये आएगा, जैसे किसी में आ जाएगा आपका सजातीय श्रेणी, तो किसी में आपका आयनिक यौगिकों के 3 लक्षण पूछा जाएगा, किसी में क्रियात्मक समझौता, किसी में स्थान समझौता, किसी में प्रकाशी समझौता, पूछा सब कुछ गया है, अलग अलग सेट में आएगा। अब पता नहीं आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन रखता है, इसलिए आपको जो बताना वो आपको क्या पढ़ के रखिएगा। बाकी अपने हिसाब से जो आपको पढ़ना है क्वेश्चन पढ़िएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उनको मत छोड़िएगा। ओके, तो सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो समान लाक्षणिक मूलक वाले सदस्यों की बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में या घटते अणुभार के क्रम में बनाई गई श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। समान लाक्षणिक मूलक वाले सदस्यों के बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में या घटते हुए अणुभार के क्रम में बनाई गई श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। इस सजातीय श्रेणी की परिभाषा हो जाती है। उदाहरण के लिए बताना है तो एल्कोहल की हमने पूरी श्रेणी बना दी, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल और ब्यूटिल अल्कोहल, क्रम से यहाँ दी हुई है, बिल्कुल सिंपल है। विशेषताएं क्या है, तो सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, श्रेणी का प्रत्येक सदस्य क्या है, सजात होता है, यानी एक ही जाति का है होता है यहाँ। इसके साथ ही श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर इनका हम एक निकालें, ओके, तो ये सब एक ही सूत्र से बने हुए हैं, एक ही सूत्र से इनका रचना हुई है। तो वही बताया जा रहा है कि अगर श्रेणी के सभी सदस्यों का जो एक सामान्य सूत्र होता है उसी से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। तैयार करके रखिएगा, किसी भी टाइप से आ सकता है। 2 नंबर केवल इतना ही पूछ लिया जाए, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं लिखिए या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, या उसे उदाहरण से समझाइए, या फिर आपका 3 नंबर पूरे प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक के 3 लक्षण, 3 गुण लिखिए या 3 विशेषताएं पूछी जा सकती है। गुण पूछे, लक्षण पूछे, महत्व पूछे, ये सब एक ही बात रहने वाली है। तो ये आयनिक यौगिक बोले या वैद्युत संयोजक बोले, एक ही बात रहने वाली है। तो ये भी आपको तय करना है। आयनिक यौगिक के लक्षण, आयनिक यौगिक के क्रिस्टल अणुओं से न बनकर धनावेशित व ऋणावेश आयनों से बने होते हैं। क्रिस्टल से नहीं बनते हैं, धनावेशित ऋणावेश आयनों से बने होते हैं यौगिक। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयनित क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर आयनित यौगिक जल एवं अन्य ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या अघुलनशील होते हैं। तो इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 3 नंबर वाले केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो ये आपको सभी तैयार कर लीजिएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करा दूंगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टाइम से व्हाट्सएप में ज्वाइन कीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।